लेट्स ओके, लेट अस बिगिन देन। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेनली विल बी कवरिंग सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस टाइम। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो टाइम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो उस टाइम में। तो उसके लिए सो टुडे विल बी बिगिनिंग विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर रियल नंबर। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिए कि स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। द इंटायर स्क्रीन आई विल बी शेयरिंग। हाँ, एक बार स्क्रीन चेक कर लीजिएगा, एंड इफ आई बी राइटिंग हियर समथिंग, तो अगर वो विजिबल ना हो तो वो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में हो सकता है थोड़ा सा इसमें कुछ स्ट्रगल चल रहा हो। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जिस क्वेश्चन में ना तुम्हें लगे कि सर इसको दोबारा री एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। एंड आई हैव टेकन अ वेरी गुड बंच ऑफ सीबीएसई पीवाई क्यूज, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है। तो सीबीएसई के ना कुछ अच्छे पीवाई क्यूज का मैंने कलेक्शन लिया हुआ है। एंड ऑल द क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड बाय सीबीएसई। मैंने कुछ भी अपने मन से इसमें कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं ऐड किया है, ऑल्दो आई कुड हैव एडेड। मैं कर सकता था, बट क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास सीबीएसई के थे कि मैं नहीं चाहता था अननेसेसरी इसमें फिर अपनी तरफ से कुछ बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करूं। वैसे मैं भी कुछ सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एंड जैसा कि मैं तुमसे बोला था कि स्टार्टिंग के 2 4 5 मिनट में तुम्हें इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ चैप्टर का। बट मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन ना मैं तुम्हें क्वेश्चन के बीच बीच में दे दूंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें जो रहेगा कि हाँ देखो चैप्टर नंबर 1 में ये भी है, तो वो तुम्हें बता दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि व्हेन यू आर लिसनिंग द सॉल्यूशन, तो आप उसको बहुत केयरफुली होके सुने। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई ट्रबल है, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। एंड मैं तुमसे पहले भी एक चीज बोली कि ट्रस्ट रखना। ठीक है, ट्रस्ट रखना। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सब चीजें इधर ही आसपास से बनेंगी, तो उसी के आसपास से ही बनेंगी। ठीक है, कोई नया क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट सीबीएसई नहीं पूछेगा। जो बता रहा हूँ उसके इर्द गिर्द ही आसपास जो चीजें हैं घूम फिर के तुमसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। और तुम देखना कि सीबीएसई ने कितने आसान सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं जी, है ना। देर किस बात की जी, है ना। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आप कॉपी पेन लेके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज, ये सीबीएसई का ही पीवाई क्यू है। इसमें पूछा हुआ है रूट 0.4 इज एन नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर और व्हाट। ठीक है। अच्छा, अब रूट 0.4 है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चे को जनरली डाउट आ जाता है, बट मैं कहूंगा एग्जाम में थोड़ा अगर शांत दिमाग से सोचोगे तो कुछ कंफ्यूजन है नहीं। 0.4 है। इसको आप सिंपली एक काम करिए, 0.4 को आप लिख दीजिए 4/10। क्योंकि देखो अगर वो पॉइंट हटेगा तो ये उड़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा जनरली बच्चों को लगता है कि सर ये तो इंटीजर टाइप या कुछ रैशनल नंबर टाइप होना चाहिए, क्योंकि सर 4 तो बाहर आ जाता है ना, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। 0.4 को देखो अगर तुम लिखोगे तो दैट कैन बी रिटन एज 4/10, एंड दिस इज नथिंग बट 2/5। तो ये √2/5 यानी ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। इसमें कई सारे बच्चे गलती गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। प्यारे बच्चों, अगर ये लिखा होता है 0.04, जो कि मुझे लग रहा है कि सीबीएसई ऐसा पूछ सकती है, तो ये बन जाता। कैसे बन जाता? दिस कैन बी रिटन एज 4/100। 4/100 का मतलब समझ रहे हो, ये हो जाएगा 2/10। नाउ इट वुड हैव अ रैशनल नंबर। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है 0.4 एंड 0.04 में। तो केयरफुल होके वहां पर, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना। जितना बच्चों वाली लैंग्वेज में लिख के देख सकते हो उतना लिख के देखो। जैसे मैंने बहुत ही बच्चों वाली लैंग्वेज में तुम्हें बताया कि 0.4 का मतलब होता है 4/10। ठीक है। तो ऐसे जितना उसको सिंपल बना के देख सकते हो उतना सिंपल बना के देखना। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब पेपर करोगे थोड़ा प्रेशर होता है, बट फिर कह रहा हूँ कि शांत दिमाग से सोचोगे तो इतना प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वगैरह वगैरह। ठीक है। ये यूनिट प्लेस डिजिट वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीबीएसई के लिए। ठीक है। तो सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 8 raised to the power n। अब देखो एनसीईआरटी में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेदर दिस डिजिट फॉर एग्जांपल 5 raised to the power n विल एंड अप विद 0 और नॉट, समथिंग लाइक दिस। पर यहाँ पे सीबीएसई ने थोड़ा सा देखो अलग थॉट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 raised to the power n। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 8 की पावर 1 करूँ तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 करूँ कितना आएगा? 64। 8 raised to the power 3 करोगे तो कुछ आएगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये किस पे एंड नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ये 2 पे एंड होगा, 4 पे एंड होगा, 6 पे एंड होगा। तुम करके देखना इसको। ठीक है। पर 0 पे एंड नहीं होगा, बिकॉज तुम्हें पता है किसी भी नंबर के 0 पर एंड होने के लिए कंडीशन क्या है ना। 0 पर एंड होने की जो कंडीशन है वो तुम सभी को पता है, और ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे इसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर का रिवीजन है। तो 0 पर एंड होने की कंडीशन है
कि नंबर के जो फैक्टर्स है उसमें 2 and 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है। 2 and 5 बोथ शुड बी देयर। तो जैसे यहाँ पे 8 raised to the power n है, तो 8 को अगर फैक्टराइज करने जाओगे तो दिस इज 2 4 2 2, बेसिकली दिस इज 2 क्यूब, ठीक है। तो 8 को हम लिख सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर एज 2 raised to the power 3। तो इसमें 5 नहीं है ना। अगर इसके फैक्टर में 5 और होता, अब 5 की कितनी भी पावर है उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 की पावर 2 हो, 5 raised to the power 1 3 और वट एवर इट मे बी, सो इट वुड हैव एंडेड विद द डिजिट 0 एज वेल, ऑलराइट। तो ये एंडिंग डिजिट वाले ना जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे 3 मार्कर क्वेश्चन है, अभी देखो मैंने तुम्हें 1 मार्कर जो क्वेश्चन है सीबीएसई के दिखाए, अभी ये कुछ 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, अ वेरी 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 वेरी, जैसा मैंने तुमसे कल भी बोला था, ये वही क्वेश्चन है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% से ज्यादा है कि भाई ऐसा सवाल तो तुम्हारे एग्जाम में ऑलमोस्ट श्योर है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने और रट लेने का थी, ठीक है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया तो इसका थॉट वही सिंपल है जैसा तुमने पढ़ा हुआ है, लेट रूट 5 इज रैशनल। अगर मुझे इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं इसको रैशनल मान लूंगा। तो फिर रूट 5 को अपन P/Q या A/B वट एवर यू वांट टू राइट ये लिखना। और यहाँ पे ये लाइन जरूर लिखना कि ए एंड बी आर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। आशा करता हूँ इसके आगे की कहानी तुमको पता होगी। जिनको नहीं पता है बस मैं एक बार बताऊंगा, आगे के क्वेश्चन में समझ जाएगा कि क्या कहानी चलने वाली है, ठीक है। फिर यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा 5 = a² b² काइंड ऑफ, ठीक है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं b² = a² अपॉन 5। अब दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि a² इज डिविजिबल बाई 5, है ना। a² इज डिविजिबल बाई 5, वैसे मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट भी, बट छोड़ो वो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5, है ना। कुछ ये मैं बोल दे रहा हूँ तो आप समझ जाना कि क्या चलने वाला है, ठीक है। अब अगर ए को अगर मैं 5 से डिवाइड कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 5 का मल्टीपल होगा कुछ। सो लेट बी a = 5c। नाउ पुटिंग इट इनटू द इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, वहां ऊपर मैंने बनाई हुई है। तो फ्रॉम हेयर यू विल अगेन गेट c² = b² अपॉन 5। खैर बच्चों इसका मतलब ये है कि बी विल ऑल्सो, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। वैसे एक लाइन और लिखना, b² इज डिविजिबल बाई 5, बट मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। तो बी विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार बस रिकॉल करवा दे रहा हूँ। अब क्योंकि ए एंड बी दोनों 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे लिखेगा दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, आर नॉट कोप्राइम। अच्छा कुछ बच्चे ना लैंग्वेज में गड़बड़ करते हैं तो उसको ध्यान से सुन लेना, इसीलिए बता रहा हूँ इस चीज को। ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, नाउ दिस इम्प्लाइज, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज बार बार लिखना, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। अब यहाँ पे लिखना दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। हैज बीन अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, हेंस रूट 5 शुड बी एन इरेशनल नंबर ओनली। तो ऐसा करके आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, इसमें कुछ भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसी का जो और वाला पार्ट है देखो वो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ है, मतलब ऐसा देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है लेट P, Q and R बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो आप 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इमेजिन कर लीजिए, 2 3 and 5, है ना। बस एक रफ में आइडिया लेना है इसको, ठीक है। इसको जो है आप रफ वर्क में जो है कहीं पे लिख के आइडिया लीजिएगा। चेक वेदर P × Q × R + Q, P × Q × R, पहले तो इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 5 3 = 15 2 = 30 प्लस 3, है ना। तो ये बोल रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट करके इसमें 3 ऐड करोगे यू विल गेट 33। इज एन कंपोजिट नंबर और नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज एन कंपोजिट नंबर, क्योंकि 33 के वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर पे सीबीएसई ने कई बार सवाल पूछे हैं, तो मैं डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे 2 3 5 है, दीज आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो जैसे 2 के 2 ही फैक्टर होता है ना, एक 1 और एक 2, 1 इज नॉट प्राइम, नीदर कंपोजिट, ठीक है, ध्यान रखें। फर्दर गिवन एग्जाम्पल फॉर 3 डिफरेंट प्राइम नंबर सच दैट, जहां पर ये P × Q × R + 1 इज अ कंपोजिट नंबर एंड P × Q × R + 1 इज अ प्राइम नंबर। तो देखो यार इसका एग्जांपल तो तुम यही दे देना, ठीक है। देखो जो सेकंड केस का एग्जांपल है कि P × Q × R + 1 एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए आप जो है यही नंबर ले लीजिए, 2, P को 2 ले लो, Q को यू कैन टेक 3 एंड R को यू कैन टेक 5। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा था 30, तो 30 + 1 31, ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा।
ऐसे ही अगर मैं कोई एक और सेट लूँ, फॉर एग्जांपल 3, 5 एंड 7, अगर मैं एक और नंबर यहाँ पे एक और सेट बनाता हूँ, पहले केस में ऐसा नंबर लिखना है विच इज इन विच पी क्यू इंटू आर प्लस वन इज अ कंपोजिट नंबर। तो कुछ ऐसा ले लो कि लाइक एक कंपोजिट नंबर 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 7। इसका मल्टीप्लीकेशन करें, कितना आएगा ये? 7 5 जा 35 एंड 35 3 जा आई थिंक 105। तो 105 प्लस वन। तो यस, इट इज एन कंपोजिट नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर ये लिखा हुआ है और दूसरे पार्ट का आंसर ये लिखा हुआ है। हमें तीन कंपोजिट नंबर के, सॉरी, तीन प्राइम नंबर के एग्जाम्पल लिखने हैं। ऑलराइट, तो एग्जाम में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, यू विल गेट फुल मार्क्स। इसमें कोई मतलब ऐसा परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, आई विल बी रिप्लाइंग यू एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड इफ यू लुक एट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देखो ये भी आसान है ना, सेट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फन मार्कर क्वेश्चन है। आप इन्हें आराम से देखिए, समझिए। इवन जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, यूट्यूब पे डल जाए, तो एक बार खुद से इसको ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप जो है खुद से जो है ट्राई करिएगा। एंड खुद से ट्राई करने के बाद देखना कि तुम्हें ये जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये तुमसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। बन जाएंगे, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एंड फिर बोल रहा हूँ, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना। ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स। पर इनको अच्छे से रिकॉल करते रहना। ठीक है, रिकॉल करते रहना। एंड मैं बहुत जल्दी तुम्हारे ग्रुप में कई सारे सैंपल पेपर, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करके भेजूंगा। तो जो लोग एडेड नहीं है भाई, मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें कई सारे ग्रुप्स में जोड़ दूंगा, जहाँ पे आई बी प्रोवाइडिंग यू द मटेरियल। ठीक है, तो उस मटेरियल को आप सॉल्व करिए। एंड बस, ज्यादा कुछ इतना सोचना मत। ठीक है, कि मैथ्स का पेपर कुछ नहीं आएगा भाई साहब। ठीक है, इतना चूरन आएगा, तुम ये 15 दिन में जो पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल मगअप करके जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि ये कैसा नंबर है भाई? √3 + 2 का होल स्क्वायर, एंड आगे लिखा है +√3 - 2 का होल स्क्वायर, ये कैसा नंबर है? तो इसके लिए चार ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं। अगर तुम देखो, ये कुछ कुछ पहले क्वेश्चन की तरह है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। पर तुमने अच्छी जगह मैथ्स पढ़ी है तो भाई तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, सिंपल, एंड विच इज a² + b² + 2ab करोगे तो 4√3 आएगा। Next we have again a² + b², but here it is -4√3। कह रहे हो प्लस के 4√3 से ही कटेगा। अब तुम देखो, ये सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, सारे रैशनल नंबर हैं, तो ऑब्वियसली आंसर जो है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो नजर आ, नेगेटिव इरेशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है बाकियों की तुलना में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शिट, ये क्वेश्चन है क्या? मेरे भाई, हाँ इधर आ जा तू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको लग रहा है कि वो सॉल्व कर सकते हो, तो तुम कोशिश करना मुझसे पहले आंसर जो है ऑप्शन भी टिक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, इट इज फॉर एनी प्राइम नंबर p, अगर कोई प्राइम नंबर p है, इफ p डिवाइड्स a² वेयर a इज एनी रियल नंबर, देन p विल आल्सो डिवाइड्स, p आल्सो डिवाइड्स। ओके, अगर p a² को डिवाइड करते हैं तो p पक्का किस पर डिवाइड करेगा? देखो ये अभी तुमने पढ़ा है, अभी बताया था, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकियों की गारंटी हम नहीं ले रहे। ठीक है, बाकियों की गारंटी हम नहीं ले रहे। यहाँ पे भी बताया था ना, इफ टू डिवाइड्स, अभी हमने लिखा था जब हम इरेशनल प्रूफ कर रहे थे, इफ टू डिवाइड्स a², दिस इंप्लाइज टू विल डिवाइड a ऑल्सो, है ना, टू विल डिवाइड a ऑल्सो। तो ये तो आपके थ्योरम लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि एनसीईआरटी ऐसा कुछ पूछेगा। बट चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो विल सी दैट पार्ट। ठीक है, लेटर। पर पहले क्वेश्चन कंप्लीट करूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं। अभी बेसिक के अलग है और स्टैंडर्ड के अलग है, ये भी याद रखिएगा, मैंने दोनों फाइल बना रखी है, फिर तुम एनालिसिस भी कर पाओगे। अच्छा, जो मैं बेसिक वाला हूँ, मेरे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड वाला है उसके में किस तरह के आ रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें ना एक अच्छी चीज ये है कि जैसे मैंने दोनों को सेपरेट कर रखा है, तो तुम एक तो थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे। दूसरा, ये मत सोचना कि बेसिक का क्वेश्चन स्टैंडर्ड में नहीं आ सकता है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बेसिक में नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे सफल होके बन सकते हैं, क्योंकि तुम पाओगे कि ऐसे कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, लगभग लगभग लेवल सेम है। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि थोड़े से चैलेंजिंग कभी कभार बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि x एक नंबर है विच इज a b³ वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, यानी इसको और फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जो y है वो है a³ b, ऐसा कुछ। देखो पहले तो ये HCF एलसीएम निकालने को कुछ कुछ बोल रहा है, तो उतना तो कर ही लो आप। ठीक है, तो HCF ऑफ XY, HCF ऑफ दीज टू नंबर x एंड y, HCF होता है प्यारे बच्चों। अब यहीं पे फिर बोल रहा हूँ, डिवीजन वाली बात याद दिला रहा हूँ तुमको। अगर दो नंबर है, मान लो एक 6 है, 6 को मैंने फैक्टराइज करके लिखा 2 3। एक नंबर है मेरे पास 8, 8 को फैक्टराइज करके लिखा 2 क्यूब। तो HCF का मतलब होता है कि जो नंबर कॉमन है दोनों में, पहले वो देखो, जैसे 2 है, अब उसकी लोएस्ट पावर कितनी है? 1, तो यही मेरा HCF है। HCF मतलब कॉमन नंबर देखो,
फैक्टराइज करके उसकी लोएस्ट पावर लिखो। जैसे इन दोनों नंबर में, एक्स एंड वाई में, ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों जगह आ रहे हैं, तो तुम देखोगे ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, एंड द लोएस्ट पावर ऑफ ए इज वन, बी ऑल्सो, यानी एचसीएफ जो है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन नंबर्स। तो जो दोनों में कॉमन नंबर है उनकी लोएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए बी आएगा। एचसीएफ तो ए बी है, ये बात आई थिंक तुम्हें समझ में आनी चाहिए। एलसीएम है, एलसीएम का मतलब सोचो लार्जेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ एलसीएम की फुल फॉर्म याद कर लो, कि लार्जेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको एलपीएम बोल सकते हो तुम, ठीक है, लार्जेस्ट पावर मल्टीप्लाई। तो इसमें ए की जो लार्जेस्ट पावर है वो 3 है, और बी की जो लार्जेस्ट पावर है वो भी 3 है। तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका ए बी का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एनसीईआरटी का एक कोर टॉपिक रिवाइज करा दिया, दैट इज हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम पर तो भर भर के सीबीएसई ने इतने सवाल दिए, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम, दूसरा प्रूविंग ऑफ नंबर टू बी इरेशनल, ये दो टॉपिक है भाई, बिल्कुल जिंदा चबा जाना है, ठीक है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर तुम देखोगे एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस है ए बी माइनस ए बी क्यूब। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑप्शन है ही नहीं, तो बच्चों को लगता है कि यार कहने की सीबीएसई पागल हो गया, सीबीएसई ने क्वेश्चन ही गलत बनाया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसको तुम्हें थोड़ा सा फैक्टराइज करना पड़ेगा। बच्चों इन दोनों में ए बी कॉमन है, इफ विल टेक ए बी कॉमन, तुम्हें रास्ता नजर आएगा, दिस इज वन माइनस ए बी होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनके आत्मा उनको जवाब देती है कि बेटा ये तो वन लिखा है, वन को वन का स्क्वायर लिख लें। सर वन को वन का स्क्वायर लिखे क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाउ विच इज ए प्लस बी, यानी ए बी प्लस वन, एंड विच इज वन माइनस ए बी। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर डी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा फैक्टराइजेशन भी करना है, ठीक है, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने को सीबीएसई बोल रही है। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाओगे तो क्रैक हो जाएगा जी, नहीं तो फिर तुम थोड़ा सा फिर रोते रोते आओगे कि सर पहला क्वेश्चन ही सीबीएसई ने इतना भयंकर दे दिया कि मैं क्या कहूँ। ये पहला सवाल था किसी एक सेट का, ठीक है। अच्छा उसी सेट का देखो दूसरा सवाल भी है, एंड अगर तुम दूसरा सवाल देखो, सीबीएसई बिल्कुल पागल हो गया है नंबर पूछते पूछते कि भाई बताओ कि ये रैशनल है कि रैशनल है। अच्छा ये सीबीएसई ने ना बहुत बाहर इस तरह के थॉट्स पूछे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को ना एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि रियल नंबर में होता क्या है। जैसे मॉर्निंग में भी मैं कुछ बच्चों को बता रहा था, तो प्यारे बच्चों रियल नंबर की ना दो औलादें हैं, एक औलाद का नाम है रैशनल और दूसरी वाली औलाद का नाम है इरेशनल, ठीक है। इस पे सवाल सीबीएसई पूछ चुकी है जो तुमको बता रहा हूँ। अच्छा जो रैशनल वाली औलाद है वो थोड़ी खूबसूरत है, तो उसके आप कह लो कि उसकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। तो रैशनल नंबर के अंदर तीन आइटम और हैं ना, रैशनल नंबर की फैमिली में तीन लोग और रहते हैं। कोर जो तीन लोग हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। आई होप तुम्हें डिफरेंस पता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड इंटीजर में नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव तीनों कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ध्यान रखिएगा, यानी इस क्लासिफिकेशन को पता, इस क्लासिफिकेशन से सीबीएसई को शायद थोड़ा सा लगाव है, थोड़ी सी मोहब्बत है सीबीएसई को, तो ऐसे सवाल पूछते रहती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पूछा है कि ये कौन सा नंबर होगा, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम आंसर निकाल लेना इसका। अभी हमने थोड़ी देर पहले सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था। हाँ तुम्हें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये चार्ट, ये फ्लो चार्ट तुमको याद रखना है। इसका जब आंसर आ जाए तो मुझसे कंफर्म कर लेना, ठीक है, कि सर इसका क्या ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, तो मैं बता दूंगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं तुमको करने को भी दूंगा, ठीक है, ट्राई करना तुम लोग, एंड घर में बैठ के फिर चेक भी करवा लेना। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज दिस वन, इफ x is the LCM of 4 6 and 8 and y is the LCM of this and p is the LCM of x and y। मेरे भाई देखो, जो x है ना, x वो LCM है 4 6 एंड 8 का। अब कैसे निकालते हैं एलसीएम, अभी बताया था तुमको। अगर 4 6 एंड 8 का एलसीएम निकालना है तो पहले 4 को क्या लिखूंगा बताओ, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं 2 3, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था कि लार्जेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की लार्जेस्ट पावर है 3, और कुछ है यहाँ पर, अच्छा 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिखना चाहिए, 3 की लार्जेस्ट पावर है 1, तो 8 3 जा 24 है ना, यानी x की जो वैल्यू है वो 24 है प्यारे बच्चों, एंड जो y है, y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7। ये तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो इसके सिंपल सी टेक्निक है, निंजा टेक्निक है, वो ये है, सीधे सीधे सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 35, 35 3 जा 105, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इफ p इज द एलसीएम ऑफ, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। तो यानी अब तुमको एलसीएम निकालना है एक्स एंड वाई का। तुम देख रहे हो कितनी मेहनत करवा रहा है सीबीएसई एक नंबर के लिए, कभी कभार ऐसा भी है ना, हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत करनी है, अब तुम्हें एक्स और वाई का एलसीएम निकालना है। अच्छा एक्स को तो हम फैक्टराइज कर चुके हैं, एक्स यानी 8 2 क्यूब इंटू 3, और जो वाई है, वाई तो पूरा है ना प्राइम नंबर का जो है,
माशाल्लाह, क्या है ये कॉन्सेप्ट, 3 5 into 7, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी जो है वो एलसीएम है इन दोनों का। फिर बोल रहा हूँ एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 अगेन इंटू 7 की हाईएस्ट पावर, अगेन इट इज 1। यार ये कितना था, 7 3 जा 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 1058 ना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आएगा मतलब नंबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। ओ मैया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला भाई, पी बराबर 35x होगा क्या? पी बराबर क्या 35x होगा, लेट्स सी। चलो पी को यहाँ पे लिख देता हूँ, पी है मेरे पास, दिस इज 2 क्यूब इंटू 7 5 जा 35, और एक्स कितना है मेरे पास? हाँ ठीक है, 24। ओके ओके, हाँ सही है। ये आ रहा है 8 3 जा 24, दिस इज 8 3 जा 24। एंड नहीं नहीं, रुको एक मिनट, 35, हाँ ठीक है। एक्स की वैल्यू तो 24 है ना, तो पी इक्वल टू 24x है क्या ऑप्शन में? नहीं, 24x तो कोई ऑप्शन में नहीं है। क्या 35x है? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 35x आ रहा है आंसर, ठीक है। पी इक्वल टू 35x, अगर तुम देखो, ये मैं ना 35 को लिखना आगे भूल गया था। तो ये 35 एज इट इज है, और ये जो 2 क्यूब इंटू 3 दिख रहा है, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स मतलब 24, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें सीबीएसई ने कुछ नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव दे दी है, मैं तुमको बता रहा हूँ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में एक बार एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर वाई की वैल्यू निकालनी है, और फिर पी की वैल्यू निकालनी है। एक्स 3 नंबर का एलसीएम है, तो वाई अगले 3 नंबर का एलसीएम है, और जो पी है वो एक्स और वाई का एलसीएम है। तो बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, ये जरूर मैं कहूंगा। और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाली अप्रोच है, ठीक है। अच्छा ये भी अभी देखते हैं, एक तो टाइमर बड़ा जो है दर्द कर दिया है। जूम में ना टाइमर लगा रखा है, गूगल मीट में टाइमर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए मैं एक्चुअली यूट्यूब पे लाइव आना चाह रहा था। बहुत जल्दी आने वाली जो क्लासेस हैं वो शायद यूट्यूब पर लाइव पर लूँ, ताकि ये टाइम की रेस्ट्रिक्शन पर मैं बंद के रहता हूँ मैं, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन करवाता तुम, देन इसके बाद ना बेसिक के क्वेश्चन की तरफ चल पड़ूंगा, ठीक है। वैसे मेरे पास और भी क्वेश्चन मैंने काफी सारे लिए हुए हैं, बट आई हैव द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ द जूम। जूम के पास ये घटिया सा फीचर है, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए यार। पर मैं यूट्यूब पे जल्दी ही जो है कोशिश करूंगा कि एक दो क्लासेस के बाद आ जाऊं, ताकि तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करने को मिल जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्लासेस ना थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं 10 ही क्वेश्चन प्रिपेयर करूं, फिर मेरा ऐसा जी माना नहीं, मेरा जो दिल बोल रहा था यार इनको थोड़े और प्रैक्टिस करा दे, ताकि इनकी चीजें बढ़िया हो जाएं। तो मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए, पर थोड़े से ज्यादा ले लिए, ठीक है। 10 की जगह थोड़ा सा मैंने ऐसे कोशिश करी कि ज्यादा ले लूँ, 20 30 ले लूँ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। तुम्हें किसी चीज को लेके मलाल ना रहे अपने जीवन में कि यार काश मैं 4 दिन 10 दिन 15 दिन पहले ये चीज भी पढ़ के गया होता, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज कि भाई यहाँ पे लिखा है ये भैया क्या होगा, देन एन इज व्हाट। वो शाओमी बंद कर ले अपनी राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ -1 रेज टू द पावर n प्लस -1 रेज टू द पावर 8 इज 0, तो n को क्या होना चाहिए? अच्छा ये बात तो देखो बड़ा सिंपल है यार। -1 रेज टू द पावर 8, -1 की पावर कभी भी इवन नंबर करोगे प्यारे बच्चों 1 आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 में क्या ऐड करके 0 आएगा? ऑब्वियसली 1 में -1 ऐड करके 0 आएगा ना। तो n जो है एक ऑड नंबर होना चाहिए। अगर n ऑड नंबर नहीं होगा तो आफत मच जाएगी मेरे भाई। अगर n को ऑड नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल n की जगह तुम 5 ले लो, 3 ले लो, 10 नहीं, 10 नहीं, 11 ले लो, कुछ भी ले लो, -1 की पावर ऑड जो है एक -1 आता है, ठीक है। और -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये रहन दो, ये रहन दो, इवन नंबर तो होने से रहा, ऑड नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी सीबीएसई पूछ सकता है। देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है नहीं, बहुत ही इजी अप्रोच का जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक, अच्छा मेरे को बेसिक भी तो देखना है यार। चलो मैं इसके बाद सीधे बेसिक पूछता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5? बताओ √3 एंड √5 के बीच का रैशनल नंबर कौन है? प्यारे बच्चों, √3 सॉरी √5 की वैल्यू तो 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो उसको भूल जाओ। क्योंकि अगर तुम √3 देखोगे तो दिस इज 1.73, एंड √5 होगा भैया 2 पॉइंट समथिंग, मुझे लेना देना नहीं है कितना है, बट 2 पॉइंट समथिंग, ओके। तो 1.73 एंड 2 पॉइंट समथिंग के बीच में भाई ऑप्शन नंबर बी भी कैसे आ जाएगा? ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ए भी नहीं पॉसिबल है। यस, समबडी वाज ट्राइंग टू टिक दिस ऑप्शन नंबर डी। ले भाई तेरी कसम, मैं ऑप्शन टिक करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ओके। इतना बढ़िया टिक कर दिया मैंने। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा ना कुछ बेसिक के क्वेश्चन भी तुमको दिखाता हूँ। बेसिक के मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इतना भी हल्का नहीं था। यस, नाउ वी हैव सम assertion reason type of question as well.
केस स्टडी जल्दी ही तुमको करवाई जाएंगी, हो सकता है। वैसे मैं प्लान कर रहा था कि सैटरडे संडे को हम केस स्टडी को ही प्लान कर लें, ठीक है। ओके, इन द 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, ये बेसिक का सवाल है, ठीक है, बेसिक के ही सारे क्वेश्चन पेपर के उठाए हुए। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर HCF, द HCF ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ LCM ऑफ ए एंड बी। देखो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमेशा याद रखना। HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, हमेशा बिल्कुल अपने जहन में बिठा लो, इस पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाई प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है ये, ठीक है, फॉर द CBSE इस बार के लिए। HCF ऑफ एनी टू नंबर डिवाइड बोथ नंबर्स है, यस ये भी करेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। एंड ये दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे को रिलेट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। और अगर तुम्हें लगे ना नीचे वाला ऑप्शन ऊपर वाले को कुछ कुछ बयां कर रहा है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऊपर वाले का। ओके, आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। रिपीट करता हूँ, HCF LCM का फैक्टर होता है, और क्यों होता है नीचे रीजन लिखा है। बिकॉज HCF कोई भी दो नंबर का, वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, एंड क्योंकि दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली LCM को तो भैया खा ही जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फैक्टर ट्री वाला जो थॉट है, ये भी बहुत ही कॉमन है CBSE के अंदर। स्पेशली बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ भैया, ये तो ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए काफी है ना पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X Y A B C D वगैरह वगैरह, जो दिख रहा है भाई सब निकालना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 35 को फैक्टराइज करोगे तो वो 5 × 7 होगा, यानी B की वैल्यू आ गई 7। ओके, अब तुमको ये ए निकालना है यार। ए निकालने के लिए देखो 70 को किससे मल्टीप्लाई करके बताओ, 210 आएगा, ऑब्वियसली 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू 3 आ गई। 210 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट 420। तो y आ गया 420। एंड इफ y इज 420, तो 420 इंटू 2 विल बी 840। आई होप कि तुम्हें ए बी सी डी एक्स वाई सब निकालना आ गया होगा। अब तुम सोचो, 2 नंबर का सवाल, कितना चिंदी सा सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप बिल्कुल भी जो है ऐसे मैथ्स को टफ मत कहिएगा, आसान है बहुत। HCF LCM के रिलेशन पर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है भाई ये, 2026 का लिए जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस पे तो इवन 2 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं इस बार, तो इसलिए बिल्कुल आप इसको कतई है ना अपने जहन में बिठा लो। एंड क्या बैठाना है तुमको कि HCF ऑफ 2 नंबर, हाँ ये बिल्कुल दिमाग में रखें आप, HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर, ये 3 नंबर के लिए रिलेशन वैलिड नहीं है। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, अब यहाँ पे HCF देखो दिया हुआ भाई, दो दिया हुआ, HCF इज 2, LCM इज 60, एंड दोस 2 नंबर आर X and 20। अब तुमको आई थिंक X निकालना है, बड़ा ही आसान सवाल, 23 × 60। यस, शाओमी वाले भाई साहब ने जो आंसर दे दिया, जिनके पास शाओमी का मोबाइल फोन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है सही आंसर, ठीक है। तो थैंक यू शाओमी वाले भैया, आप जो है ऐसे ट्राई करते हैं, लेकिन अपनी कॉपी में ज्यादा ट्राई करें आप, ठीक है। स्क्रीन में चलो ठीक है लिख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बस डिस्टर्ब मत करना है क्लास को, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया। अब ये वही फिर से देखो, ये कि जीरो पे एंड होगा नहीं होगा, वही सब फालतू सवाल तुमको कराऊंगा क्लास में, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ लेने दो, कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर मैं देख पाऊँ तो। चलो, ये दो दो क्वेश्चन का इकट्ठा सेट मिल गया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। सिंपल फैक्टराइजेशन पर बेस्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सवाल। आई होप कि सबको FTA आते हैं। FTA सेज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मेरे भाई, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। सो ये जरूर रिवाइज कर लें आप, सवाल आ चुका है उसका, ठीक है। FTA पर सवाल आ चुका है, NCERT के अंदर दिया हुआ है। NCERT तो कतई जिंदा चबा जाना आप, ठीक है, जिंदा जो है चबा के जाना NCERT, ठीक है। और इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल। अब देख रहे हो तुम, ये मीटिंग का टाइमर का लिमिटेशन आ गया है, 10 मिनट की मीटिंग बची है मेरे भाई। 10 मिनट में जो हो पाएगा मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज, P तुमको दे रखा है, Q तुमको दे रखा है, और LCM पूछा है। फिर से वही सवाल, ठीक है। LCM मतलब हाईएस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर, LCM की फुल फॉर्म याद कर लो, लार्जेस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। नंबर कॉमन नहीं देखने, कॉमन नंबर नहीं देखने, ठीक है। लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इज 2 क्यूब, लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 इज 3 क्यूब, लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 इज 5, 2 3 जा 6, तो 6 का क्यूब इंटू 5, कोई है? यस, ऑप्शन नंबर डी है जी। 3n वेयर n इज नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड अप विद द डिजिट व्हाट, 3 की पावर n किस पर एंड नहीं होगा मेरे भाई। देखो इसके लिए आप n की जगह 1 रख लो, n की जगह फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 रखा, तो 3 3 रेज टू द पावर 1 इज 3, तो यानी 3 पे तो एंड होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 2 करो आप, 9 पे भी एंड हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 3 करो आप, 27, तो 7 पे भी एंड होगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो नहीं सकता। अब बाकी को मत रखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। उसने बोला कि 3 की पावर n किस पर एंड नहीं होगा, कैन नॉट,
यहाँ पे एग्जाम में पढ़ लेना भाई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक कैन नॉट लिखा हुआ है, तो उसको एग्जाम में आप जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। कैन नॉट एंड अप विद द डिजिट, तो किस पे एंड नहीं होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पांच पे एंड नहीं होगा, बाकी कुछ कर लो आप, कहीं पर भी एंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब थ्री की ना साइक्लिसिटी चार होती है। साइक्लिसिटी मतलब होता है कि किस किस पे एंड हो सकता है, जैसे थ्री, थ्री पे एंड हो सकता है, थ्री नाइन पे एंड हो सकता है, सेवन पे और वन पे। तो थ्री केवल नाइन सेवन, थ्री और वन पे ही एंड होगा, और किसी पे एंड नहीं होगा, ठीक है। उतना नहीं जा रहे अभी, ठीक है। देखो फिर से वही आ गया कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो रूट फाइव तुमको आ गया, तो रूट टू भी आ जाएगा। इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हैं प्रूविंग वाले, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ। ये देखो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके बच्चों इसका एचसीएफ निकालना है। तो यानी एचसीएफ एंड एलसीएफ निकालने की जो प्रोसेस है, बिल्कुल अपने है ना खोपड़े में बैठा लेना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जी। फिर से वही देख रहे हैं नंबर। तो देखो बेसिक में भी यही सवाल आया हुआ है, स्टैंडर्ड में भी यही सवाल आया हुआ है कि भैया ये है क्या, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है कि पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड में भी देखे, बेसिक में भी देखे हैं। somebody has picked the irrational number, I think yes, irrational number ही करेक्ट इसका आंसर जो है होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो फिर से वो किस पे एंड होगा, किस पे एंड नहीं होगा। देखो स्टैंडर्ड में भी ऐसे सवाल आते हैं, बेसिक में भी आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत समझे कि स्टैंडर्ड का बहुत कुछ खतरनाक सा आएगा या बेसिक का कुछ बहुत ही ऐसा लुल्लू पिल्लू कुछ क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा भाई। मैथ्स का, मैथ्स का पेपर मैथ्स जैसा बनेगा, उसकी कुछ हैसियत होती है, ठीक है। दो कौड़े का पेपर नहीं होता वो। खैर तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो फिर से वो एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला सवाल आया। तो फिर से हमने ये चीज स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, बेसिक में भी पढ़ी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है रखें। अच्छा केस स्टडी में बच्चों इस तरह का सवाल देख रहे हैं आप, इस तरह का सवाल आ सकता है। इसको आप करके मुझे भेजिएगा, ये फिर से तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे दिखाइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एच एलसीएम से रिलेटेड, ठीक है। यार मुझे वो रैशनल नंबर की प्रूविंग वाला क्वेश्चन चाहिए, बट आई थिंक पता नहीं कहाँ चला गया वो। ऑल डन क्या, आई थिंक वो स्टैंडर्ड वाले पीडीएफ में है, रुको मैं भी लेके आता हूँ उसको। किधर गया किधर गया, ये तो बेसिक, और यहाँ कहीं होगा स्टैंडर्ड। यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज नॉट द नंबर, ये भी नहीं है जी। हाँ एक तो ये वन बाई रूट फाइव, चलो ठीक है, बट इसके अलावा हाँ ऐसा कुछ सवाल है ना, मैं चाह रहा था कि इस तरह का एक सवाल होता है जहाँ पे तुमको ऑलरेडी दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना ऑलरेडी गिवन है कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो बच्चे मुझसे पूछे कि सर रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करूँ क्या। अरे भाई जब तक वो दे रखा है, अच्छा ये लाइन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक लाइन लिखिए, देखो गिवन दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो जब तुमको गिवन है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, तो क्यों प्रूफ करोगे उसको भाई। तीन नंबर का सवाल है कि प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, तो सीधे सीधे लिखो कि लेट फाइव रूट थ्री प्लस टू बाई थ्री इज नॉट इरेशनल, ठीक है। नॉट इरेशनल दिस इज, या फिर ऐसे लिख दो कि भाई लेट दिस इज भी रैशनल, ठीक है। लेट दिस इज रैशनल, इसको मैंने रैशनल मान लिया, ओके। अब रैशनल है तो ऑब्वियसली फाइव फाइव रूट थ्री प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू होगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। आप ये जरूर लाइन लिखते हैं ना, पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड इंटीजर ऑल्सो, ऐसा लिख दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों फाइव रूट थ्री को इधर ही रहने दो, दिस इज पी अपॉन क्यू। टू अपॉन थ्री को राइट हैंड साइड ले जाके कुछ कुछ कहानी जो है सेटल करो उसकी, दिस इज थ्री पी माइनस टू क्यू अपॉन थ्री क्यू, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास बचेगा रूट थ्री। इस फाइव को भी एक काम करो, राइट हैंड साइड में ही भेज दो, है ना, सारे जो है भाई भतीजे एक साथ हो जाएंगे। फाइव थ्री जा फिफ्टीन क्यू। अब तुम देखो राइट हैंड साइड में ना दे ऑल आर इंटीजर, तो यहाँ पे तुम लिखना कि दिस इज एन रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। और प्यारे बच्चों ये मुझे गिवन है, दिस इज गिवन इरेशनल, ये मुझे दिया हुआ इरेशनल नंबर। और फिर लास्ट में लिखेंगे आप कि एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। फिर बोलो दिस एम्प्लाइज जरूर यूज करना एग्जाम्पल, फिर लिखोगे दिस एम्प्लाइज दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइज, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइज। बस मेरी आवाज सुनो, वही लिखना है एग्जाम में, हैज बीन अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। फिर वही लिखना है दिस एम्प्लाइज फाइव रूट थ्री प्लस टू अपॉन थ्री शुड बी एन इरेशनल नंबर ओनली, ठीक है, शुड बी एन इरेशनल नंबर ओनली। आई होप कि तुम्हें टॉपिक कहानी क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। अरे बच्चों 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है, वैसे तो मैं कुछ दो चार क्वेश्चन शायद और करवा सकता हूँ, पर चलो देखते हैं एक आधा क्वेश्चन अगर और हो जाए अच्छे से। मैं एक दो मिनट पहले मीटिंग एंड कर दूंगा ताकि वो उसमें रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, कहाँ आ गया स्टैंडर्ड, अच्छा ये रहा स्टैंडर्ड वाला। अ, हाँ ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आई थिंक ये 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन है। 23 है, यानी 23 वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होगा, ठीक है।
स्टैंडर्ड का सवाल, सवाल सिंपल है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 644 एंड 462। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालो बोल रहे हैं जो दोनों से डिविजिबल हो, विच इज डिविजिबल बाई बोथ। सो कहीं पे ना ऐसा स्मॉलेस्ट लिखा हो तो जनरली वी ट्राई टू फाइंड द एलसीएम देयर, तो हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है जो दोनों से डिविजिबल हो। अब तुम सोचो ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों से डिविजिबल हो, ऑब्वियसली बना दोनों नंबर का जो है मल्टीपल होगा, वो जो नंबर निकालना है वो दोनों का मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि 644 एंड 462 है ना, इनका जो है एलसीएम निकालना है। एंड एलसीएम निकालने की प्रोसेस में तुमको अभी बताया था मेरे भाई, अगर नहीं आया समझो। 644 एंड 462, 462 इनको पहले तो फैक्टराइज करना ना, वो फैक्टराइजेशन ट्री वाला बना के 2322, फिर 2 16 एक है ना, 6 2 8 और होगा क्या ये, ऐसे चलो फिर 2 से इसको भी करना ना भाई। 2431, तीन 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 से हो जाएगा जी, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ओके। फिर चलो 7 से कर लेते हैं, 7 11 एंड आई थिंक 11 1। ठीक है, अगर कुछ हल्का फुल्का कैलकुलेशन एरर हो प्लीज मुझे माफ करिएगा। हो सकती है मैं भी इंसान हूँ और मेरे पास टाइम का जो है ये काफी यहाँ पे लिमिटेशन सा लगा हुआ है खोपड़े पे। क्या इसको कुछ कर सकते हैं, और 13 से होगा, 11 से होगा, 7 से होगा, क्या 7 से हो सकता है, लेट्स सी, चलो 7 से करके देखते हैं। 7 2 जा 14, कितना बचेगा इधर, दो, हाँ ठीक है, 7 से हो रहा है जी, दिस इज 23 1। अच्छा मैंने 7 से कैसे आइडिया लगाया, बिकॉज राइट हैंड साइड में भी ना 7 आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो 7 से करके देखते हैं, और तो नंबर लग नहीं रहे मुझे। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से चीजें और आसान हो जाती हैं। अब मुझसे एलसीएम पूछा मेरे भाई, तो देखो दो की जो हाईएस्ट पावर है बच्चों वो दो है। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो टू की हाईएस्ट पावर टू है, थ्री की हाईएस्ट पावर वन है, सेवन की पावर हाईएस्ट वन है, 11 की भी वन है, एंड 23 की भी वन है। लो भैया, ये रहा एलसीएम। मल्टीप्लाई करने का एग्जाम में टाइम मिले तो जरूर करना, अदरवाइज इतना आंसर आप छोड़ सकते हैं। लास्ट में करना कैलकुलेशन, कभी भी कोई बड़ी कैलकुलेशन लास्ट में करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज मेरी मीटिंग का ऑलमोस्ट जो टाइम है वो ओवर हो गया है। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, मतलब अभी करता हूँ, रुको। जाने से पहले बस इतना समझ के जाना मेरे भाई, जब ये वीडियो एंड हो, ठीक है, यूट्यूब पे डल जाए, इसको दोबारा से देखो, एक दो बार देखना, इन क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना, एंड जो ग्रुप में एडेड नहीं हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन सारे के सारे इवन जो रह गए हैं वो ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्टिवली ना अगर एक एक करके भेजूंगा यार तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक जगह ग्रुप में भेज दूंगा तो आई थिंक दैट विल बी इजियर, ठीक है। एंड दूसरा मैंने तुमसे बोला कि ये वीडियो जो भी तुम्हें मिलेंगी, ठीक है, इसको आप इधर उधर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। शेयर करने से फायदा ये है कि, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, फायदा तो है, फायदा ये है कि कंपटीशन तुम्हें अच्छा मिलेगा तो बेहतर है, ठीक है। बाकी देखो मेरा फायदा इतना सा है कि यार थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे इसका कुछ मेरे को ज्यादा करना तो नहीं, बट हाँ आने वाले टाइम में शायद मुझे पॉपुलेशन चाहिए होगी कुछ कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंड आई थिंक इसको यहीं पे एंड करना पड़ेगा। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।